हर साल भारत में लाखों लोग अपनी जिंदगी की पूरी कमाई एक घर के सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों के लिए ये सपना घर नहीं बल्कि एक दुस्वप्न बन के रह जाता है। कहीं कोई बिल्डर पैसा लेके भाग जाता है और कहीं कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और कहीं खरीदारों को वही घर काफी समय बाद यानी डिले के बाद मिलता है। तो ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने लोगों की उम्मीदों को बेच दिया। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपर्स कैसे कैसे स्कैम करते हैं। भारत में घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है। कई लोग अपने बच्चों के भविष्य, माँ बाप के आराम या खुद के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए ईएमआई में अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। लेकिन बहुत बार जिस डेवलपर पर लोग भरोसा करते हैं वही उस भरोसे को तोड़ देता है। जरा सोचिए कि आपने 50 लाख रुपए के फ्लैट की बुकिंग की और बैंक से लोन भी ले लिया और बिल्डर ने आपसे वादा किया कि 2 साल में आपका ये सपना यानी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और आपको घर का पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं, प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा होता है। आप ईएमआई भी भर रहे होते हैं, रेंट भी दे रहे होते हैं और एक दिन खबर आती है कि वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, डेवलपर भाग गया और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये कहानी अकेले किसी एक शहर की नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे केसेस दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई हर जगह पर हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस, रेरा जैसी एजेंसियां, और फिर भी लोग ठग लिए जाते हैं। यहां समझिए कि एक टिपिकल डेवलपर स्कैम कैसे ऑपरेट होता है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 में आता है ड्रीम बेचने की कला, यानी सपनों को बेचने की आर्ट। सबसे पहले एक फैंसी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है जिसमें ग्लॉसी ब्रोशर होते हैं, शाइनी मॉडल्स होते हैं, सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट होते हैं और कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जैसे लेक व्यू अपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल एमिनिटीज, पोजीशन इन 2 इयर्स। सब कुछ देखने में और सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है और लोग देखते हैं 3D मॉडल्स, फॉरेन टाइल्स, जर्मन फिटिंग्स और सोचते हैं वाह, ऐसा ही घर तो उन्हें चाहिए था। स्टेप 2 पे आता है प्री लॉन्च का जाल, प्री लॉन्च ऑफर। मतलब प्रोजेक्ट को अभी सरकार से अप्रूवल नहीं मिला होता है, लेकिन बुकिंग शुरू कर दी जाती है और बोला जाता है कि सर अभी ले लीजिए, 30% सस्ता मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो लोग सोचते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन असल में डेवलपर बिना अप्रूवल्स के पैसा जुटा रहा होता है। स्टेप 3 में देखते हैं कैसे बिल्डर पैसा इकट्ठा करता है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की वजह से अप्रूवल मिलने में देर हो जाती है, कंस्ट्रक्शन रुक जाते हैं, फिर भी पैसे आते रहते हैं क्योंकि हर बार को नेक्स्ट फेज का सपना दिखाया जाता रहता है और बोला जाता है कि सर टावर ए एकदम कंप्लीट हो चुका है, बस 6 महीने और लगेंगे। पर हकीकत ये होती है कि डेवलपर कलेक्टेड फंड को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में घुमा रहा होता है और यही होता है सबसे बड़ा स्कैम, जिसे कहते हैं क्रॉस फंडिंग। स्टेप 4 पेपर वर्क की चालाकियां। सेल एग्रीमेंट में लूप होल्स होते हैं, पोजीशन डेट सब्जेक्ट टू फोर्स मेजर, डिले, पेनाल्टी, वॉक, एरिया कैलकुलेशन ट्रिकी होता है और क्लॉज ऐसे कि बिल्डर हमेशा सेफ रहे। खरीदार ये सब अधिकतर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। स्टेप 5 में देखते हैं डेवलपर कैसे अपने लिए लीगल शील्ड बनाता है। डेवलपर अलग अलग शेल कंपनीज बनाता है और हर प्रोजेक्ट को अलग लीगल एंटिटी में रजिस्टर्ड करता है ताकि एक प्रोजेक्ट अगर उसका डूब जाए तो बाकी के सारे अनटच्ड रहें। और जब बायर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो डेवलपर बोलता है कि वो कंपनी तो बंद हो गई सर, और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। चैप्टर 3 में हम देखेंगे डेवलपर्स के 10 सबसे बड़े स्कैम पैटर्न क्या होते हैं, जिन्हें आप अगर पहचान सकें तो पहचान कर आप उन प्रोजेक्ट से दूर हो सकते हैं। हर घोटाले का एक पैटर्न होता है और रियल एस्टेट में भी ये स्कैम बार बार उसी स्क्रिप्ट पर चलते हैं, बस नाम और शहर बदलते रहते हैं। फेक अप्रूवल्स का जाल। डेवलपर्स एकदम फ्लैशी बोर्ड लगाते हैं, अप्रूव बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, अप्रूव बाय रेरा, लेकिन असल में अप्रूवल उसके पास होता ही नहीं। वो आपको फर्जी सैंक्शन लेटर दिखाता है या किसी पुराने प्रोजेक्ट का अप्रूवल नंबर दिखाकर नया प्रोजेक्ट भेज देता है और बोलता है सर सारे अप्रूवल रेडी है,
और पेपर वर्क बस चल ही रहा है। कई बायर्स होते हैं जो वेरीफाई नहीं करते हैं इन सब चीजों को, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। रियलिटी चेक करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप म्यूनिसिपल या रेरा की वेबसाइट पर जाइए और अप्रूवल नंबर डालिए, और अगर रिजल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो समझ जाइए कि डेवलपर खेल कर रहा है। डबल बुकिंग ट्रिक। एक ही फ्लैट 2 या 3 लोगों को बेच दिया जाता है। कागज पर अक्सर बायर एग्रीमेंट बना दिए जाते हैं, रजिस्ट्री तक पहुंचते पहुंचते ही असली विवाद शुरू होता है। फिर बिल्डर बोलता है कि सर हमसे गलती हो गई, हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे, पर वो रिफंड महीनों तक नहीं आता, और जब आप उसके ऑफिस में जाते हैं तो बिल्डर डिसअपीयरेंस मोड में चला जाता है, जिससे आपके पैसे काफी लंबे समय तक के लिए रुक जाते हैं और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्डर शहर छोड़ के ही निकल जाता है तो आपके वो पैसे डूब भी जाते हैं। प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट ट्रैप। प्री लॉन्च पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट देकर बुकिंग लेना, बिना किसी रेरा रजिस्ट्रेशन, बिना फाइनल लैंड टाइटल के। बिल्डर बोलता है कि सर ये एकदम सीक्रेट ऑफर है, ये सिर्फ कुछ क्लोज ग्रुप के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन असल में ये इलीगल प्री बुकिंग होती है। अगर प्रोजेक्ट बाद में रिजेक्ट हो जाता है तो बायर के पैसे डूब जाते हैं। प्रोजेक्ट डिले का क्लासिक स्कैम। हर डेवलपर कहता है बस 2 साल में पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते 4, 5, 7 साल निकल जाते हैं। डेवलपर्स एक्सक्यूज देते रहते हैं कि अप्रूवल डिले हो गया, लेबर स्ट्राइक हो गई, या फिर कोविड आ गया, या फिर फंडिंग रुक गई, लेकिन बायर्स को इसका कोई भी कंपनसेशन जल्दी नहीं मिलता है। प्रोजेक्ट डिले से बिल्डर को यह फायदा होता है कि वो बायर के पैसे दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है और उन पैसों से अपने दूसरे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट्स बुक करता रहता है। साइज मैनिपुलेशन यानी कि एरिया फ्रॉड। ब्रोशर्स में अक्सर 1200 स्क्वायर फीट लिखा होता है, एग्रीमेंट में बिल्टअप एरिया निकलता है 1000 स्क्वायर फीट, और जब आप उसको एक्चुअल में मेजर करते हैं अपने मेजर टेप से तो वो एरिया निकलता है 850 से 900 स्क्वायर फीट। फिर डेवलपर बोलता है कि सर हमने तो आपको सुपर बिल्टअप एरिया बोला था, लेकिन कानून ये कहता है कि रेरा के आने के बाद कारपेट एरिया हमेशा क्लियरली आपको बायर को बताना होता है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स में आज भी बायर को ऐसे धोखे झेलने पड़ते हैं। एमिनिटीज का इल्यूशन। ब्रोशर में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम, सीसीटीवी, सोलर प्लांट, पर पोजीशन के बाद बोला जाता है सर वो तो सेकंड फेज में बनने वाला है, और वो सेकंड फेज हमेशा डिले ही होता रहता है। पार्किंग और मेंटेनेंस का हिडन गेम। आपने समझ लीजिए कि फ्लैट खरीद लिया, आपको पोजीशन भी मिल गया, लेकिन अब बात आती है पार्किंग की। जो अलॉटेड पार्किंग की आपको बात की गई थी, अगर आपको वो चाहिए तो डेवलपर बोलता है कि सर इसमें तो आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मेंटेनेंस का इनवॉइस आपको पकड़ा दिया जाता है। बिल्डर बोलता है कि सर ये क्लॉज तो एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ था, आपने पढ़ा नहीं। तो इस तरीके से भी बायर को कभी कभी ट्रैप किया जाता है। इसके अलावा डेवलपर हमेशा शेल कंपनीज का एक मायाजाल बना के रखते हैं। डेवलपर हर प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी खोलता है, और अगर एक प्रोजेक्ट उसका फंस जाता है तो वो कंपनी बंद करके दूसरी से नया प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, और वो बोलता है कि सर प्रोजेक्ट तो एबीसी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, हम तो XYZ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से काम कर रहे हैं। इससे बायर को लीगल रेमेडी मिलना मुश्किल हो जाता है। लोन फ्रॉड कोलैबोरेशन। कई बार डेवलपर्स बैंक एजेंट्स के साथ मिलकर फेक एलिजिबिलिटी लोन दिलवाता है। बायर्स को होम लोन अप्रूवल दिखाकर फंसा लिया जाता है, बाद में प्रोजेक्ट डिफॉल्ट होने पर भी EMI बायर्स को ही भरनी पड़ती है। एग्जिट स्कैम। जब सब कुछ उजागर होने लगता है, डेवलपर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, पुराने बायर को एडजस्टमेंट का लालच देता है और बोलता है सर पुराने प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, आप नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाइए, हम आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। बायर इसमें फिर से ट्रैप हो जाता है, और यही साइकिल हमेशा चलता रहता है। हर स्कैम में एक चीज जरूर कॉमन होती है, डेवलपर के पास लीगल लैंग्वेज होती है और बायर इमोशन से घिरे होते हैं। 2016 में भारत सरकार ने रेरा एक्ट यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू किया, जिसका उद्देश्य था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बायर प्रोटेक्शन। रेरा को कुछ प्रमुख शक्तियां दी गई थी, जिसमें हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है। डेवलपर को हर 3 महीने में प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट करना होता है। बायर को डिले पर इंटरेस्ट कंपनसेशन मिल सकता है मतलब ये नहीं कि मिलेगा ही, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ, एविडेंस, कोर्ट केसेस सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो मिलेगा। 70% बायर्स फंड को एस्क्रो अकाउंट में रखना मैंडेटरी होता है।
यानी कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसका 70% पार्ट बिल्डर को एक एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ता है और वो सिर्फ वो प्रोजेक्ट पे ही खर्च कर सकता है। डेवलपर की गलती पर रेरा पेनल्टी और जेल तक कर सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लाखों बायर्स अभी तक ये नहीं जानते कि रेरा कंप्लेंट की कैसे जाती है। तो यहाँ एक इजी और सिंपल सी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेरा कंप्लेंट कैसे करते हैं। अपने राज्य की रेरा वेबसाइट खोलें, जैसे upRERA.in, महारेरा.in, गुजरेरा आदि। फाइल कंप्लेंट सेक्शन पर जाइए, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, कंप्लेंट का टाइप चुनिए जैसे डिले, रिफंड, चीटिंग। अपने एविडेंस अपलोड करिए यानी एग्रीमेंट, पेमेंट प्रूफ या फिर कम्युनिकेशंस की कॉपीज। उसके बाद अपनी फीस भरिए जो 1000 से 5000 रुपए के बीच होती है और अलग अलग स्टेट्स के बीच में वेरी करती है। इसके बाद आपका केस नंबर जनरेट हो जाता है, हियरिंग डेट आ जाती है और अक्सर 3 से 6 महीने में वर्डिक्ट आ ही जाता है। अगर बिल्डर अपील करता है तो हो सकता है कि वो आगे ट्रिब्यूनल में चला जाए, लेकिन बायर्स का हक लीगली स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप कभी भी इस तरीके के स्कैम या फिर ट्रैप के शिकार होते हैं तो रेरा की वेबसाइट के थ्रू भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल तो है ही रेमेडीज, जो आप कोर्ट केस या फिर अलग अलग चीजें हैं वो सारी भी कर सकते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इतने सारे कानून और खबरों के बावजूद लोग फिर भी बिल्डर के जाल में कैसे फंस जाते हैं? जवाब है इमोशंस और इग्नोरेंस। सपने का लालच। घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन है। डेवलपर इसी का फायदा उठाते हैं। कम जानकारी। कोई बायर लीगल पेपर्स पढ़ना ही नहीं चाहता है। टर्म्स जैसे कारपेट एरिया, फोर्स मेजर, सुपर बिल्टअप सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं इस माथा बच्ची में कौन पड़े। पीयर प्रेशर। मेरे दोस्त ने भी वही प्रोजेक्ट में लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ। फेक अर्जेंसी। इसमें बिल्डर बोलता है सर बस 2 ही फ्लैट बचे हैं, अभी बुकिंग नहीं किया तो रेट बढ़ जाएगा। मार्केटिंग हिप्नोसिस। इसमें डेवलपर हाई क्वालिटी एड्स चलाते हैं, मॉडल फ्लैट्स दिखाते हैं, अपने सैंपल फ्लैट दिखाते हैं, डिस्काउंट के ऑफर देते हैं और लोगों को एक ड्रीम जोन में ले जाते हैं। तो जिसको वो फ्लैट लेना नहीं होता है वो भी वो खरीद लेता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां डेवलपर्स और बायर की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। कई बार बायर सोचता है कि चलो रेरा में शिकायत करते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन डेवलपर्स इस चीज के लिए पहले से ही तैयार बैठे होते हैं। रेरा के सारे रूप होल्स उन्हें पता होते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स को डेवलपर कमर्शियल दिखाकर रेरा से बचा लेते हैं। कई स्टेट्स में रेरा अथॉरिटी की सुनवाई महीनों तक खींच जाती है। डेवलपर्स अपने इन्फ्लुएंस से कई बार तारीखें और बढ़वा लेते हैं और बोलते हैं सर केस सब ज्यूडिस है, अगली सुनवाई 2 महीने बाद होगी। इसी बीच बायर्स की ईएमआई, इंटरेस्ट और मेंटल प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट थ्योरेटिकली बायर फ्रेंडली है, लेकिन प्रैक्टिकल में केसेस 2 से 5 साल तक चलते हैं। डेवलपर अपील करता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला घसीटता है। इससे उसको फायदा ये होता है कि उसको बहुत सारा टाइम मिलता है उस प्रोजेक्ट की जमीन, फंडिंग सब कुछ गायब करने के लिए। आप चलिए जान लीजिए कि कैसे मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। बिल्डर्स के पास कई सारी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो लोगों की साइकोलॉजी पर ही काम करती हैं। इमोशनल टारगेटिंग की जाती है और बोला जाता है अपना घर, अपना सुख, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दीजिए, लग्जरी लाइफस्टाइल अंडर योर बजट। हर एड में इमोशन को पुल किया जाता है और लोग सोचते हैं कि अब और वेट करने का कोई मतलब नहीं है, जल्दी से जल्दी ये चीज खरीद ही ली जाए या ये प्रॉपर्टी ले ही लेते हैं। फेक रिव्यूज और पेड इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया पर हर जगह फेक रिव्यूज भरे होते हैं। कई बार इन्फ्लुएंसर्स भी प्रोजेक्ट विजिट करके पेड प्रमोशन करते हैं और बताते हैं कि वाह इतना प्रीमियम लोकेशन है, ये तो एकदम बढ़िया डील है गाइस, आप जल्दी से जल्दी इसको बुक करिए, इससे अच्छा कुछ मिलेगा ही नहीं मार्केट में। लेकिन रियलिटी ये होती है कि प्लॉट अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुए होते हैं। लिमिटेड यूनिट लेफ्ट का झांसा, स्कैरसिटी मार्केटिंग बोलते हैं इसको, जिसमें बोला जाता है कि सर बस 5 ही फ्लैट बचे हैं, आज बुक करिए नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा। असल में ये ट्रिक फोमो क्रिएट करती है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें लोगों को लगता है कि अभी हमने ये चीज नहीं ली तो बाद में शायद ना मिले, या फिर बाद में मिले भी तो ये ऑफर, ये प्राइसिंग ना मिले, जिससे लोग गलती करते हैं, इमोशन में आके बुकिंग ले लेते हैं। अब देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिकल नेक्सस कैसे काम करता है रियल एस्टेट सेक्टर में। ये हिस्सा सबसे कम बोला जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है। भारत में रियल एस्टेट सिर्फ घरों का धंधा नहीं है, बल्कि ब्लैक मनी को वाइट करने का भी सबसे बड़ा जरिया है।
कई बार लोकल पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स खुद लैंड डील्स में हिस्सेदार होते हैं। डेवलपर्स को आसानी से एनओसी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है। कोई प्रोजेक्ट इलीगल होते हुए भी ऑफिशियल दिखने लगता है। बोला जाता है कि सर सारे पेपर रेडी हैं और एमएलए जी से हमारी बात हो चुकी है और वो हमारे इस प्रोजेक्ट में भी पार्टनर हैं, तो जिससे लोगों को भरोसा आता है कि ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है और चलिए इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर आता है मनी रोटेशन का खेल। एक प्रोजेक्ट से लिया गया पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, वो प्रोजेक्ट भी अटक जाता है और फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। यही पॉन्जी स्टाइल स्ट्रक्चर बन जाता है और जब सिस्टम एक्सपोज होता है तो डेवलपर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है और बाद में सभी बायर्स का पैसा डूब जाता है। सर्वाइवल गाइड में हम देख सकते हैं कि हम इन सारे स्कैम से कैसे बच सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि बायर्स क्या कर सकता है इन सब सिनेरियो में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बस हमें थोड़ा सा जागरूक होना है और समझदार बनना है। स्टेप 1 में देखिए कि हमेशा आपको रेरा नंबर चेक करना है। हर जेन्युइन प्रोजेक्ट का एक वैलिड रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर डेवलपर प्री लॉन्च में रेरा नंबर नहीं दिखा पा रहा है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। स्टेप 2 देखिए कि बिल्डर की बैकग्राउंड रिसर्च जरूर करें। गूगल पर न्यूज चेक करें, पास प्रोजेक्ट में नाम देखिए और रिव्यूज भी पढ़िए और उसके पुराने प्रोजेक्ट में जाकर उसके बायर जो पुराने हैं उनसे आप बातचीत करिए, कंफर्मेशन करिए, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। फिर स्टेप 3 आता है पेपर वर्क को खुद पढ़ें। लीगल लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल लग सकती है लेकिन हर क्लॉज को समझने की कोशिश करिए। खासकर पोजीशन डेट, पेनाल्टी और रिफंड पॉलिसी पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। स्टेप 4 ईएमआई ट्रैप से जरूर बचें। प्री ईएमआई प्लान से हमेशा सावधान रहें क्योंकि बिल्डर के डिले का बोझ अक्सर बायर्स के ऊपर ही आता है, तो कभी भी प्री ईएमआई ना लें। स्टेप 5 ग्रुप बनाइए। एक बायर अकेला हमेशा कमजोर होता है लेकिन बायर एसोसिएशन या फिर कई सारे लोगों का ग्रुप मिलकर डेवलपर पर प्रेशर डाल सकता है। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सारी चीजें असरदार हो सकती है आपको अपना हक दिलाने के लिए। तो अब आपने समझ लिया होगा कि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती हैं, वो एक इंसान की मेहनत, उम्मीद और आत्मा का हिस्सा बनती है। जब कोई डेवलपर इस भरोसे को तोड़ता है तो वो सिर्फ एक डील चीटिंग ही नहीं करता बल्कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा होता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है जागरूक बनने का, क्योंकि हर स्कैम तभी रुक सकता है जब लोग सवाल पूछना शुरू कर दें। घर वही अच्छा है जो सच्चाई और ईमानदारी की नींव पर बना हो, क्योंकि उसी में आप सुकून से रह पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जितने भी न्यू बायर्स हैं उनके साथ में अपना ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम हमेशा इस चैनल पर डालते रहते हैं ताकि लोगों की मेहनत की कमाई प्रोटेक्टेड रहे और उनको उनकी सही वैल्यू मिल सके। तो आज के इस वीडियो का यही अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, नए विषय पर। आप कमेंट में हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम जरूर उसके ऊपर रिसर्च करके अपना एक वीडियो लाने की कोशिश जरूर करेंगे।